बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1। ये जो लेक्चर है ये जो कंप्रेशन टेक्निक के हवाले से होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह की कंप्रेशन क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और कंप्रेशन करने का फ़ायदा वगैरह क्या है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। यही वजह है कि ये जो लेक्चर है ना ये कुछ नंबर ऑफ़ पार्ट्स के ऊपर है। ठीक है, ये अकेला एक लेक्चर नंबर 7 नहीं है, पार्ट 1 है। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में या पार्ट 3 में जो है ना मैं उसको फिनिश कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है मगर आसान टॉपिक है। ठीक है, मैंने सोचा कि जब हम लोग कंप्रेशन का जिक्र ही कर रहे हैं तो क्यों ना फिर हम लोग सारी ही चीज़ें इसके मुतालिक पढ़ लें। कंप्रेशन क्या होती है? जब कभी भी हम अपने ओरिजिनल डाटा को उठा के उसको कंप्रेस कर देना, लाइक उसका फाइल साइज़ रिड्यूस कर दें, उस चीज़ को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाएंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं ज़रा बात करते हैं कैमरा की। कैमरा क्या करता है? कैमरा हमारे वीडियो सिग्नल को फीड करता है। वो जो वीडियो सिग्नल होते हैं ना वो एनालॉग होते हैं। ठीक है, उस एनालॉग वीडियो सिग्नल को हम आगे जाके डिजिटाइज कर देते हैं। डिजिटाइज क्यों कर देते हैं? ताकि हम लोगों की ट्रांसमिशन आसान हो सके। ठीक है, ट्रांसमिशन आसान हो सके और उसके साथ साथ स्टोरेज यानी हम लोग आर्काइविंग उसकी आसानी के साथ कर सकें। ठीक है, आर्काइविंग कहते हैं स्टोरेज को। हम लोग जब अगर एनालॉग के मुकाबले में डिजिटल सिग्नल की बात करें ना तो उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे डिजिटल डाटा का जो है ना डाटा रेट वो भी फास्टर होता है। उसके अलावा जब हमने जो उसकी ट्रांसमिशन होती है ना डिजिटल डाटा की ओवर दी डिजिटल नेटवर्क, वो भी आसान होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप ये कह सकते हो कि जो हमारा डिजिटल डाटा है ना, हम उसको डिजिटल सिग्नल है ना, हम उसको किसी भी सिग्नल प्रोसेसर या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उसके सिग्नल को हम लोग प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इसके। तो ये चीज़ जो है ना इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सोचा था एक टच दे दूं कि हमारे डिजिटल और एनालॉग के मुकाबले में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रीजंस ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने डाटा को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है? ठीक है, देखें दो प्राइमरी रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि हमें अपने वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है ना, उसकी जो स्पेस होती है ना वो कम लगती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ आवर्स की वीडियो जो है ना, या हम लोग ज़्यादा मीन्स मोर नंबर ऑफ़ आवर्स हम लोग की जो वीडियो होती है ना हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं ये कह लूँ कि अगर पहले मेरा 100 MB का एक फ्रेम था यानी एक इमेज था, तो अब 50 MB का हो गया, तो इसका मतलब है अब ज़्यादा इमेजेस ज़्यादा फ्रेम्स आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हो? लाइक स्टोरेज के लिए कौन से मीडिया यूज़ कर सकते हो? उसके बहुत सारे मीडियाज़ हैं। लाइक आप सीडीज़ यूज़ कर सकते हो, DVDs यूज़ कर सकते हो, सॉलिड स्टेट मेमोरीज़ और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब हम लोग कभी भी स्टोरेज या कैपेसिटी की बात करते हैं ना तो उसका यूनिट जो है ना वो बाइट होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी है, तो फिर आप ये बोलोगे कि भाई मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 180 GB है या 360 GB है, तो वो GB जो है ना आपकी गीगा बाइट होगी, गीगा बिट्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से रैम की बात करते हैं तो आप कहते हो 4 GB की रैम है तो मतलब 4 GB की रैम है। तो फिर कैपेसिटीज़ और स्टोरेज के लिए आप लोग जो यूनिट यूज़ करते हो वो करते हो बाइट। ठीक है जी, सिंपली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टोरेज का पहला पॉइंट हो गया। अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिड्यूस होने से क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ आवर्स की वीडियोस बढ़ जाती हैं, आप ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स की वीडियोस दफ़े स्टोर कर सकते हो। रिड्यूस द बैंडविड्थ, जब कभी भी आपने अपनी वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना होता है ना तो आपको बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो बैंडविड्थ भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लाइक आप कैसे ट्रांसपोर्ट करवाते हो, आप अपने डिजिटल कनेक्शन को यूज़ करते हुए जो है ना इंपोर्ट करवा रहे हो तो या एक्सपोर्ट करते हो अपनी वीडियो को। वो डिजिटल कनेक्शंस क्या होते हैं? वो आपका लैन भी हो सकता है, वो आपका वैन भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, स्कजी कनेक्शन भी हो सकते हैं। स्कजी कनेक्शन क्या होते हैं? ये जो आपके हार्ड डिस्क के कनेक्शन होते हैं ना, जब आप अपना DVR ओपन करते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप लोग हार्ड डिस्क प्लेस करते हैं तो फिर उसके अंदर एक स्कजी केबल होती है। ठीक है, एक पावर केबल होती है, तो इस तरह से वो स्कजी कनेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप USB कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बैंडविड्थ का जो यूनिट होता है ना, सिंपली मैं ये कह लूँ कि जो स्पीड का यूनिट है जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं वो बिट्स कहलाते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कैट 5 कैट 6 की केबल है आपके पास, तो उसका जो डाटा रेट होगा वो होगा 100 Mbps होगा, 1 Gbps होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जब बात करते हो किसी भी अपने ईथरनेट कार्ड की तो वो 100 Mbps का होता है, 1 Gbps का होता है। इस तरीके से गीगा बिट्स हैं ये सारे। ठीक है, ये गीगा बाइट्स नहीं है।
तो स्टोरेज की बात करेंगे बाइट्स, और स्पीड की बात करेंगे तो बिट्स। ठीक है जी, ये दो इसके प्राइमरी रीजंस थे। ये दोनों तस्वीरें भी आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो कंप्रेशन किस तरह से हो रही है। वर्किंग एग्जाम्पल, वर्क एग्जाम्पल देखें जी, जब कभी भी आप लोग, आप में से वो तमाम लोग जो सीसीटीवी साइट्स पर जाएं और वहाँ जाके काम करें, तो उनके लिए ये जो है ना वर्क एग्जाम्पल बहुत काम की है। और जो लोग विलिंग है कि जाके हम भी काम करेंगे किसी दिन, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को करने का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर हमारे पास एक कनेक्शन है जो कि 100 Mbps का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 100 Mbps के कनेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कैमराज सपोर्टेड है। ठीक है, और मुझे कितनी अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल सकती है अगर मैं फला हार्ड डिस्क यूज़ करूँ। ठीक है, मतलब कोई 200 GB की या 800 GB की मैं हार्ड डिस्क यूज़ करूँ, तो मुझे कितने नंबर ऑफ डेज़ की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले हम इस वर्किंग एग्जाम्पल को करने से पहले थोड़ा सा बिट्स एंड बाइट्स का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आप सबको मालूम है कि बिट्स एंड बाइट्स क्या होती हैं, लेकिन चूँकि आगे कन्वर्जन है वर्किंग एग्जाम्पल के अंदर, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बिट्स क्या होती हैं, याद रखिएगा, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बिट्स कहते हैं। ठीक है, 0 या 1, कोई तीसरी चीज़ बिट नहीं हो सकती। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर का डाटा होता है ना, वो आपकी नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर होता है, वो 0 1 में खेल रहा होता है। ठीक है, जब आप 8 बिट्स को मिला दें तो वो एक बाइट बन जाता है। ठीक है, अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं ज़रा ये हाईलाइटर को पेन पकड़ लूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि बिट्स की, तो 8 बिट्स बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 8 बिट्स बराबर होती हैं जी 1 बाइट के। ठीक है, तो अब देखें, जब मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे बिट से उठा के बाइट्स में करना हो या बाइट से उठा के बिट्स में करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब पहली चीज़, जब आपने बाइट से उठा के बिट्स में करना होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब आपने बिट्स से उठा के बाइट्स में करना होगा तब आप डिवाइड करोगे। अच्छा, अब किस वैल्यू से डिवाइड करोगे, इस वाली वैल्यू से, 8 से, क्योंकि आपको पता है एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास एक ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप ये कह लें कि मैं ये कह लूँ कि 100 Mbps है। ठीक है, ये 100 Mbps ये क्या है, ये जो है ना बिट्स है। ठीक है, अब मैंने इस 100 Mbps को जब अगर 100 उसमें करना है मेगाबाइट्स में, तो मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइडेड बाई 8 कर दूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.75 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ, मुझे इसी 12.75 को अगर मुझे सॉरी, ये मैंने डिवाइड कर दिया, बल्कि एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 12.75 को अगर मुझे बिट्स में करना होगा, तो ये मेरे पास दोबारा जो है ना 100 Mbps आ जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये कन्वर्जन है कि जब भी आपने बिट्स से बाइट्स में जाना है डिवाइड बाई 8 कर देंगे, बाइट से बिट्स में आना है आपने मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, आप सबको पता है। एक सवाल है, एक कैमरा है, वो 1 सेकंड के अंदर 10 इमेजेस खींच रहा है। ठीक है, यानी उसका जो FPS है वो है 10 इमेजेस पर सेकंड। अब हर इमेज का जो साइज़ है ना वो 15 किलो बाइट है, किलो बिट्स नहीं है, किलो बाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो ईथरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, वो 100 Mbps का कर रहे हैं, मेगा बिट्स पर सेकंड का। हम कितने कैमराज उससे कनेक्ट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर हमारे पास 200 GB की हार्ड डिस्क है, तो हम कितने दिनों की रिकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं, ये तो सवाल। ठीक है, आपके पास एक कैमरा है जिसका FPS है 10 और हर इमेज का साइज़ है 15 किलोबाइट, एक कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं 100 Mbps का, तो हम लोग इस डाटा के साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग कितने कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं 100 Mbps के साथ। तो और अगर हमारे पास 200 GB की हार्ड डिस्क है, तो उसके अंदर हम लोग कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये भी एक बहुत अच्छी डायग्राम थी, लोगों को अक्सर और बेशतर कन्फ्यूजन होती है। तो ये देखें, ओरिजिनल टेक्स्ट, ये देखें ना डाटा कंप्रेस किस तरह से होता है। ओरिजिनल टेक्स्ट होता है आपका, लाइक ABCD है आपका। ठीक है, ये A चला, ठीक है, वो ये ओरिजिनल टेक्स्ट था, यहाँ कंप्रेसर के पास आया। ठीक है, कंप्रेसर ने कहा यार A है, उसको मैंने इससे डिनोट कर दिया। ठीक है, जो भी A होगा बस इससे होगा। ठीक है, अब वो जगह कम ले रहा है,
कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, ये कंप्रेस टेक्स्ट इधर आया, कंप्रेस से गुजर गया ना कंप्रेशन से, तो टेक्स्ट इधर आया, फिर ये कंप्रेस टेक्स्ट इधर जाके जब ये रिसीविंग एंड पे गया तो सबसे पहले डीकम्प्रेस हुआ, उसने इस चीज़ को वापस ए बना दिया, ठीक है। फिर ये वापस आपको ओरिजिनल टेक्स्ट आपको नज़र आएगा। तो ये एक चेन है, ये भी एक अच्छी थी, 1 ब्लॉक डायग्राम थी, तो ये भी देखना, ठीक है। आप आगे चलते हैं, कैलकुलेशन जी, कंटिन्यू। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मुझे ये बात पता थी कि मेरे एक इमेज का जो साइज़ है वो 15 किलोबाइट है, तो मेरे 10 इमेजेस का कितना होगा, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 10 इमेजेस हैं और एक इमेज का साइज़ 15 KB था, तो इसका मतलब ये हुआ एक सेकंड के अंदर 10 इमेजेस थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 किलोबाइट्स पर सेकेंड, ये एक सेकंड के अंदर इतना इमेज साइज़ बन रहा है उन 10 फ्रेम्स का, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया IPS निकाल लिया इन अ सेकेंड। अब मैंने क्या काम किया, मुझे ये चीज़ पता है, आप ये चीज़ देखें कि अभी आपके पास जो डाटा आया है, सही है ना, ये जो आप ये समझ लें कि आपके पास जो डाटा आया है वो आया है 150 kbps में। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपके पास जो डाटा गिवन है ना वो 100 mbps में, ठीक है। ये वाला B देखें, और अभी आपके पास किस में आ रहा है, ये आपके पास बाइट्स में आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब बाइट से बिट्स में करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं जी 150 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, ठीक है। फिर ये किस में आ जाएगा आपके पास, mbps में, देखें जी इस तरीके से ये आपके पास आ गया 1200 kbps। अब अभी भी हमने एक चीज़ देखें कि हमारे पास तो किलो बिट्स पर सेकंड में है डाटा, ठीक है। मैंने क्या काम किया, इस किलो बिट्स पर सेकंड को उठा के मेगा बिट्स में कर लिया, ताकि मेरे पास 100 mbps जो है ना मैं उस यूनिट में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उठा के इसको डिवाइड कर दिया 1024 से। आप सबको पता है कि 1024 जो है ना से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1.17 mbps। अब ये एक कैमरा ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 100 mbps का कोई कनेक्शन है मौजूद, ठीक है, अगर मेरे पास कोई 100 mbps का कोई कनेक्शन मौजूद है तो फिर वो कितने लेगा, 1.17 से डिवाइड करवा दूँ, ठीक है। ये देखें हम 100 mbps को मैंने डिवाइड करवा दिया 1.17 से, ये हमारे पास 85 आ गया। तो इसका मतलब है हम 85 कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा था, ये आना बड़ा ज़रूरी। मेथड 2, अब ये जो मेथड 2 है ना, ये है जी स्टोरेज के हवाले से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले वाले कि हम लोग नंबर ऑफ़ कैमरास कैसे निकालते हैं। सिंपली आपके पास FPS होता है, आप उसको जो है ना एक इमेज के साइज़ से मल्टीप्लाई करा के टोटल नंबर ऑफ़ द इमेजेस के साइज़ निकाल लेते हो, फिर उसके बाद आप उसके यूनिट में कर देते हो। अगर आपके पास GBps होता तो मैं इस MBPS को दोबारा जो है ना 1024 से डिवाइड करवा देता, तो ये GBps में आ जाता, फिर मैं इसके बाद उसको डिवाइड करवा देता, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 200 GB की हार्ड डिस्क है, 200 GB की हार्ड डिस्क है, तो फिर मुझे उसमें कितने दिन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। उसके 2 तरीके हैं, पहला तरीका है बाइट ओरिएंटेड, दूसरा तरीका है बिट ओरिएंटेड। यहाँ पे बाइट ओरिएंटेड से कुछ जहन में आ रहा है आप लोगों के जी। अगर आपने बाइट ओरिएंटेड मेथड कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग ने स्टोरेज या कैपेसिटी की बात करनी है, और बिट ओरिएंटेड के अंदर हमने स्पीड की बात करनी है। इस डाटा के अंदर कैपेसिटी की बात कहाँ हो रही है, इमेज साइज से हो रही है। देखें 150 किलोबाइट, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मैं बिट की बात करूँगा तो मैं 100 mbps को लेके चलूँगा, मैं अपने डाटा को मेन फोकस स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने उठाया 200 GB को, गीगाबाइट को, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1024 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1024 से। क्यों किया, मेरे पास जो डाटा है, जो स्टोरेज है, वो तो ऑलरेडी एक साइज़ कितना है, कैपेसिटी कितनी आ रही है, किलोबाइट में आ रही है, और मेरे पास इस वक्त यहाँ पे गीगाबाइट है। तो गीगाबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से किलोबाइट, ये कैसे हुआ, 1024 से, पहले वाले 1024 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया मेगाबाइट में, फिर दोबारा 1024 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया किलोबाइट में। तो ये देखें किलोबाइट हो गया। अब मज़ीद ये भी किलोबाइट, ये भी किलोबाइट, ठीक है, यूनिट सेम हो गए। मैंने उठा के 10 IPS को ये स्टेप दोबारा किया मैंने, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। 110 IPS मल्टीप्लाई 15 150 kbps आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यू को उठा के आपस में डिवाइड करवा दें, सिंपल। या क्या इतने सेकंड्स आ गए। सेकंड को डेज़ में कैसे करते हैं, सेकंड को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपके पास मिनट्स में आ जाएगा, फर्दर डिवाइड बाय 60 करेंगे तो फिर आपके पास आवर्स में आ जाएगा, फिर फर्दर डिवाइड बाय 24 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज़ में आ जाएगा। वही किया है मैंने, अगला स्टेप, कोई चीज़ नहीं। 16.2 डेज़ की, ये एक कैमरा कर रहा है, ये एक कैमरा कर रहा है। अब लोग परेशान होंगे कि सर ये फिर हमारे 85 कैमरा कैसे निकालेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 150 kbps ये एक कैमरे का था, आप मल्टीप्लाई बाय 85 कर दो,
तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा आप फिर उसके बाद उसको डिवाइड करोगे ना, और फिर उसके बाद जब आप नंबर ऑफ़ डेज़ करोगे, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ना मैंने क्या काम किया, 150 मल्टीप्लाई बाई 85 किया, ये मेरे पास इतने नंबर ऑफ़ कैमराज आए, फिर मैंने उठा के 209715200 को डिवाइड करवा दिया इस वाली वैल्यू से, तो मेरे पास जो भी आएगा ना उसको मैं फिर डिवाइड बाय 60, फिर उसके बाद उसको डिवाइड बाय 60, फिर डिवाइड बाय 24, और मेरे पास ये आ जाएगा डेज़ में। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। ये तो हो गया जी बाइट ओरिएंटेड मेथड। अब मैं ज़रा बिट रेट ये थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँ ताकि आप लोगों को ना क्लियर नज़र आए। ठीक है, बिट ओरिएंटेड में क्या होता है, स्टोरेज आ गई सबसे पहले। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मेगा बिट्स की, ठीक है, क्योंकि ये बिट रेट है, बिट ओरिएंटेड मेथड है। गीगा बाइट को मैं उठाऊंगा और मेगा बिट्स में कर लूँगा, क्यों, क्योंकि जो है ना मेरे पास 100 Mbps है, ठीक है, लाइक GB है ना, 200 GB मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये देखें 1638400 मेगा बिट्स आ गया। सिंपली आपको पता है एक कैमरा जो है ना 1.17 मेगा बिट्स ले रहा था, तो ये इतने कितने लेगा, ये देख ये आ गया इतने सेकंड लेगा, मेगा बिट्स से मेगा बिट्स कैंसिल, पर सेकंड आ गया, ये सेकंड आ गया। वही सेम सीन जो आपने यहाँ पे करा था इसके साथ, ये देखें ये जो आपने किया था वही आप यहाँ पे रिपीट कर दें, वो आ गया जी। अब आपने एक चीज़ नोट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस सेकंड को माइनस करेंगे ना इस सेकंड के साथ, तो कुछ 38-40 मिनट का जो है ना आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो 38-40 मिनट का डिफरेंस क्यों नज़र आएगा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ की, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ की है 15 इमेजेस 15 KB की, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन और एग्जैक्ट वैल्यू का चक्कर है, अगर आप एग्जैक्ट करें तो इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ठीक है। अब सवाल ये आता है जी कि वाई कंप्रेशन इज़ नीडेड, वाई कंप्रेशन इज़ नीडेड कह लें आप, या वाई कंप्रेशन इज़ जो है ना नेसेसरी। देखें जी, अगर हम कंप्रेशन ना करें ना तो हमारा जो वॉल्यूम होता है ना डाटा का वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाएगा। तो जब लार्जर हो जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। जब वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा तो इसका मतलब है उसकी जो बैंडविड्थ है वो भी उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और जब बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो ऑफ कोर्स स्टोरेज हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं सबका डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोगों को अपनी स्टोरेज और अपनी बैंडविड्थ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों को अपने डाटा को कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, पोस्ट बॉक्स की मिसाल लेते हैं। देखें, आपने देखा कि आपका एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और आपने कहा यार चलो आज मैं उसे ख़त लिखता हूँ और मैं पाकिस्तानी कुछ सूरत हाल से उसको जो है ना आगाह करता हूँ। आपने उठाया 8 पेज का ख़त लिख दिया, ठीक है। अब वो 8 पेज का जो ख़त था वो आपने ऐसे ही क्यों नहीं जाके डाल दिया पोस्ट बॉक्स में, आपने क्या काम किया, आपने उस डाटा को उठा के फोल्ड किया, उसको रैप किया एनवेलप में, एक छोटे से एनवेलप में उसको रैप करने के बाद, और आपने उसको जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। ये क्या किया आपने अपने डाटा को उठा के सबसे पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद आगे भेज दिया। वो रिसीविंग एंड पे गया, आपके दोस्त के पास ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, और उसने देखा कि यार ये तो दोस्त का कोई ख़त आया। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ख़त पढ़ लेगा? नहीं, सबसे पहले वो डीकम्प्रेस करेगा, वो खोलेगा उस ख़त को और फिर उसके बाद वो रीड करेगा उसे। तो सिमिलरली इसी तरह से ये वीडियो में भी ये होता है, यहाँ से डाटा जाता है, वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद जब वहाँ पे आप लोग देखते हैं कोई वीडियो तो वो आपके पास डीकम्प्रेस की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो अब इसमें अंदर एक बात भी ख्याल रखना है, अब आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने सही है आपने ख़त लिख लिया 8 पेज का, अगर मैं वही ख़त 80 पेज का लिख के उसी एनवेलप में डालने की कोशिश करूँगी तो वो क्या जाएगा, वो पोस्ट बॉक्स के अंदर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई इतनी ज़्यादा कंप्रेशन नहीं कर देनी है कि जो है ना कि पता चले कि उसकी इमेज क्लैरिटी ख़त्म हो गई डाटा की, डाटा साइज़ ही जो है ना वो हिल गया, ठीक है। मतलब डाटा साइज़ उसका इतना ज़्यादा शॉर्टर हो गया कि अब वो वापस रिट्रीव नहीं हो पा रहा, या अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग ना बढ़ जाए, ठीक है, कि मैं उसको मुझे पोस्ट बॉक्स के अंदर डालने में इतनी मेहनत लग जाए कि मुझे कोई मेरा प्रोसेस ही लेट हो जाए कि वो डाक ही चली जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है। तो हम लोग को ना कुछ चीज़ें जब हम लोग कंप्रेशन कर रहे होते हैं हम लोग कुछ ख्याल रखते हैं कि जो है ना इमेज क्लैरिटी का, डाटा साइज़ का, अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर का, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए,
अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा। वेज ऑफ कंप्रेशन जी, अब बात करते हैं वेज ऑफ कंप्रेशन, हम लोग किस किस तरीके से कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सबसे पहली चीज़ अर्थमेटिक ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉसलेस। लॉसलेस क्या होता है, आपने अपने डाटा को इस तरीके से कंप्रेस किया कि जब आपने उसको रिट्रीव किया ना, तो आपको अपना ओरिजिनल डाटा ही मिल गया। ठीक है, उसके अंदर कोई लॉस नहीं हुआ। जिस किस्म की पिक्चर को आपने या जिस किस्म के डाटा को आपने कंप्रेस किया था, एग्जैक्टली वही आपका रिट्रीव हो गया, उसके अंदर कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉसलेस डाटा। सही है ना। तो सेकंड वाला मेथड, अब सेकंड वाले मेथड के अंदर क्या है, आपने कहा कि नहीं यार मैंने ऐसा क्यों नहीं करता मैं, कि जो हमारी आँख के लिए एक्सेस में है ना, मतलब जो हमारी आँख मैं क्यों ना वो हिस्से उड़ा दूं, या मैं वो हिस्से डिलीट कर दूं, या वो हिस्से जो है ना मैं जो रिडंडेंट इसके थे वो मैं रिमूव कर दूं, ताकि हमारी, और मैं वो इस तरीके से करूं कि हमारी आँख उन चीज़ों को डिटेक्ट ना कर सके। लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर हो, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये इन कलर। अब आप ये देखें, अगर मैं इस ब्लैक वाले कलर को, ठीक है, इस ब्लैक वाले कलर को थोड़ा सा हल्का सा इसमें फ़र्क ले आऊँ और शेड करके यहाँ पे रख दूँ बराबर में, आप बल्कि ये देख लें, ये दोनों कलर देख लें, इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं यार। तो इसका मतलब होता है हमारी जो आँख होती है ना, वो इंटेंसिटी को तो मेजर कर सकती है, मगर कलर डिफरेंस को वो बहुत कम मेजर करती है, मतलब लाइक बहुत कम डिटेक्ट कर पाती है। तो यही वजह है कि जो है ना वो क्या करते हैं कि वो अपने सिग्नल में से ऐसी वो तमाम चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं जो हमारी आंख डिटेक्ट ना कर सके। सही है ना, यानी मतलब डिफरेंस ना पा सके, उसको फ़र्क ना पता चले कि मैंने उठाया अपने एक्स्ट्रा जितने भी एक्सेसिव कलर्स थे, एक्सेसिव चीज़ें थी, उसको उठा के फेंक दी और आपको इमेज अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, अपने सिग्नल में से रिडंडेंट पार्ट, अपने सिग्नल में से रिडंडेंट पार्ट्स जो है ना वो आप रिमूव कर दें। तीसरी चीज़, आपने कहा नहीं भाई मुझे हर हाल में इसकी रिडक्शन करनी है, भले कुछ भी हो जाए, इस किस्म के डाटा को हम लोग कहते हैं लॉसी डाटा। सही है ना। इसके अंदर क्या होता है कि आपने बजाय इमेज क्वालिटी की परवाह किए बगैर आपने बस उठाया और डाटा को कंप्रेस कर दिया, डैट इज़ कॉल्ड लॉसी डाटा। ठीक है, मतलब आपको विजिबली डिफरेंस पता चलेगा। आपके पास एक इमेज था, ठीक है ना, वो पता चला आपने उसको उठा के कंप्रेस कर दिया और बस हर हाल में कंप्रेस कर दिया, उसका फाइल साइज रिड्यूस कर दिया, उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब हो गई। ठीक है, इमेज क्वालिटी कैसे हो सकती है ख़राब, लाइक उसका FPS फ्रेम्स पर सेकंड उसके माइनस हो जाए, कलर रेंज उसका डिस्टर्ब हो जाए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये देखें जी, जब आप लॉसलेस डाटा को उठाते हैं ना, लॉसलेस डाटा को, ये रहा उसका ओरिजिनल डाटा। ठीक है, जब ये कंप्रेस होता है ना, ये ख़ास हद तक होता है, इस ख़ास हद तक होगा और उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अब इमेज क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और वापस रेस्टोर हो जाता है। सॉरी, चेक थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, लॉसी डाटा के अंदर क्या होता है, ये अपना ओरिजिनल डाटा, ये देख रहे हैं आपको, इसका कितना बड़ा है, इसने उठाया और इसने कितना सा कर दिया। उसने कहा हर हाल में कंप्रेस करो जितना हो सकता है। कंप्रेस करने के बाद जब रेस्टोर किया तो देखें इमेज साइज़ उतना था ही नहीं जितना हम लोगों ने भेजा था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ये थी जी वो पोस्ट बॉक्स की मिसाल जो मैंने अभी आपको दी थी। आपका ओरिजिनल डाटा था, वो ओरिजिनल डाटा कंप्रेस हुआ। सही है, ये देखें जी, ये आपका ओरिजिनल डाटा था, ये आपका जो है ना कंप्रेस हो गया, फिर उसके बाद कंप्रेस होने के बाद आपने एनवेलप में डाला और फिर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इस पोस्ट बॉक्स से ये निकला और यहाँ पे आया, फिर उसके बाद डीकम्प्रेस किया, उसको आपने फिर अनफोल्ड किया और फिर ये आपके पास आपका डाटा आ गया। ठीक है, ये चीज़ थी। आगे चलते हैं जी, इंटर फ्रेम एंड इंट्रा फ्रेम कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब देखें इंटर फ्रेम और इंट्रा फ्रेम कॉन्सेप्ट को मैं पहले कुछ मैं आपको पहले एक बात बताऊं। देखें जी, कंप्रेशन ना या वीडियो फाइल जो है ना वो दो तरीक़ों से बनती है। पहली चीज़ वीडियो फाइल, अभी आप ये छोड़ दें इंटर फ्रेम इंट्रा फ्रेम क्या है। ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा अभी आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो फाइल किस तरीके से बनती है। दो तरीके से बन सकती है। एक ये कि वो हर दफ़ा नए इमेज को कैप्चर करे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, वो एक कमरे में खड़ा हुआ है और वो वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि पूरा कमरा तो स्टैटिक है ना, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों ना ऐसा काम ना करूँ कि जो है ना जो पिक्सल चेंज हो रहे हैं मैं सिर्फ उसकी तस्वीर खींच लूँ।
सिर्फ उसको नए पिक्चर में डालूँ, बाकी पूरी पिक्चर को मैं सेम ही रखूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। या मैं एक काम ये करूँ, वो थोड़ा सा भी मूव हुआ, मैंने पूरी पिक्चर खींची, वो फिर मूव हुआ, फिर मैंने पिक्चर खींची, मैं कंटिन्यूसली पिक्चर्स खींच के और इतनी तेज़ी से वीडियो स्ट्रीम चला दूँ, मतलब पिक्चर की मूवमेंट दूँ कि आपको वीडियो स्ट्रीम लगे। दो तरीके हो सकते हैं कि इंडिविजुअल पिक्चर्स खींचूँ, या मैं पिछले वाले पिक्चर की मदद से अगले वाले पिक्चर को मैं कैलकुलेट कर लूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, रीड्रॉ कर लूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में टेबल टेनिस है, ठीक है, और मैंने जो है ना उसके जो रैकेट होता है, मैंने वो पकड़ के मैं उससे जो है ना बॉल को उछाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी तो पूरी बॉडी स्टैटिक है, ग्राउंड स्टैटिक है, वॉल्स स्टैटिक हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द रूम जो है ना वो तो स्टैटिक है। तो मैं जो है ना अपना नया फ्रेम बनाऊँ, और जब बॉल मूव हो तो फिर मुझे जो है ना एक नई पिक्चर को खींचना पड़े, मैं ऐसा क्यों करूँ? तो दो तरीके होते हैं, एक जो इंडिविजुअल फ्रेम्स हो, आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे इंडिविजुअल फ्रेम्स ही चाहिए, भले थोड़ी सी मूवमेंट हो तो वो ठीक है। दूसरा ये कि नहीं, मेरे पास पिछली पिक्चर मौजूद है, मैं उसमें से देखता हूँ कौन से पिक्सल चेंज हुए हैं, सिर्फ मैं उसको आगे इंपोर्ट करवा लेता हूँ और बाकी को रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स विल बी द सेम, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। अब देखें, जब कभी मिसाल के तौर पे आप एक जगह पे आप अपने कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कुछ वीडियो फाइल्स हैं, आप ये समझ लें कि आप वीडियो फाइल के साथ कुछ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप उसकी एडिटिंग कर रहे हैं या आप उसकी कुछ विजुअल इफेक्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। अब दो तरीके हैं कंप्रेशन करने के, या तो आपकी जो फाइल है जिसने सेट ऑफ ग्रुप्स को होल्ड किया हुआ है, जो कि रेफरेंस बने हुए थे ना, जो मैंने आपको बताया था अभी, पिक्चर ऐसी जिसको पीछे वाले से वो मदद ले और अपना अगला फ्रेम वो बनाए, ठीक है। ये जो फ्रेम कहलाते हैं ना, कि जो वो अपने फ्रेम को छोड़ के बाहर वाले फ्रेम से मदद लेता है और फिर वो अपने वाले फ्रेम को बनाता है, इस किस्म के फ्रेम को हम लोग कहते हैं इंटर फ्रेम, ठीक है। आपने देखा होगा इंटर फ्रेम के भी, मैं आगे चले मिसाल भी देता हूँ, ठीक है। इंट्रा फ्रेम क्या होता है? आप कहते हैं नहीं भाई, मैं जो इमेज है बस मैं अपने इमेज को ही देखूंगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना इमेज चाहिए, वो अपनी दुनिया में मगन रहता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंट्रा फ्रेम। अब कंप्रेशन की बात करते हैं, इंटर फ्रेम कंप्रेशन और इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन क्या होता है? ऐसी टेक्निक जो वो पिछले वाले डाटा की मदद से उठा के कंप्रेस करे। लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा आया और मैंने ये देखा कि यार ये तो इंटर फ्रेम कंप्रेशन है। क्यों इंटर फ्रेम कंप्रेशन है? क्योंकि इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ़ इमेजेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पिछले वाले इमेजेस से कितनी मदद ली गई है और नया वाला इमेज कैसे बना है, ठीक है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर इस सेट ऑफ ग्रुप्स को उठा के, सेट ऑफ फ्रेम्स को उठा के कंप्रेस करता है ना, दैट इज कॉल्ड इंटर फ्रेम कंप्रेशन। इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन के अंदर क्या होता है? वो इंडिविजुअली हर फ्रेम को पकड़ता है, उसमें से एक्सेस डाटा को निकालता है, रिडंडेंट डाटा को निकालता है, जो कि आपकी ह्यूमन आई उस डिफरेंस को ना वो कैप्चर ना कर सके। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंट्रा फ्रेम। इंडिविजुअल फ्रेम्स को कंप्रेस कर रहे हैं, इंट्रा फ्रेम। ग्रुप ऑफ फ्रेम्स को कंप्रेस कर रहे हैं, इंटर फ्रेम, ठीक है जी। अब देखें, इंटर फ्रेम के अंदर एक प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? कि उसका जो फाइल साइज होता था ना, वो स्मॉलर होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो है ना, जब आपने रिकॉर्ड तो करवा ली उसको, ठीक है, आपने देखा भाई पिछला वाला फ्रेम सेम चल रहा है, हाँ जी ठीक है, फ्रेम सेम चल रहा है, और आपने नया वाला इमेज बनाते गए जिसमें पिक्सल चेंजेस हो रहे हैं। जब आप उसको रिट्रीव करते थे ना, जब आप उसको प्लेबैक करते थे ना, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती थी। क्योंकि कंप्यूटर को देखना पड़ता था कि कौन से वो सेवरल फ्रेम्स हैं जिनको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और हर फ्रेम को मैं फिर दिखा सकूं, सही ना, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई थी। जबकि इंट्रा फ्रेम के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं थी, उसने सिंपल हर फ्रेम को उठाया, हर फ्रेम को दिखा दिया, फिर हर फ्रेम को उठाया, हर फ्रेम को दिखा दिया। तो इसमें नहीं, इसी वजह से इसका फाइल साइज़ थोड़ा सा बिगड़ तो होता है, मगर कंप्यूटर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर नहीं लगती इतनी ज़्यादा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, अगर इंटर और इंट्रा फ्रेम में अभी भी थोड़ा सा कोई मसला है जो कि होना नहीं चाहिए, अगर है तो चले मैं आपको देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लें, एक फ़ुटबॉल मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ठीक है। तो देखें, क्या ऐसा मुमकिन है, देखें, पाकिस्तान को आप एक फ्रेम समझ लें, ऑस्ट्रेलिया को आप एक फ्रेम समझ लें। इन दोनों फ्रेम में, बल्कि मैं आपको और इजी करके बता देता हूँ, समझ लें दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों के दरमियान जो एक फ़ुटबॉल मैच है, ठीक है।
ये मैच क्या कहलाता है? ये मैच आपका इंटरनेशनल मैच कहलाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो डोमेन है ना वो बाहर निकल के किसी दूसरे से मैच कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान अपने अंदर जितनी भी उसके प्रोविंसेस हैं या जितनी भी उसकी सिटीज़ हैं वो उनमें किसी को नहीं देख रहा, वो बाहर देख रहा है, अपने मुल्क से बाहर देख रहा है। इसी तरीके से जब कोई फ्रेम अपने से बाहर की मदद लेता है कि वो ये कहता है भाई मेरे पास सिर्फ वो पिक्सल हैं जिनकी जिनके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स चेंज हुए हैं, ठीक है, मेरे पास सिर्फ वो पिक्सल हैं जिनके नंबर ऑफ़ पिक्सल चेंज हुए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पिक्सल तो मुझे किसी बाहर वाले फ्रेम की मदद से लेना पड़ेगा, या आप ये कह लें पिछले वाले फ्रेम की मदद से लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक फ्रेम अपने से बाहर वाले फ्रेम से कांटेक्ट करता है, वो दैट इज़ कॉल्ड द इंटर फ्रेम। इंट्रा फ्रेम के अंदर क्या होता है? अगर वही पाकिस्तान ये कहे कि भाई मैं लाहौर और कराची के दरमियान मैच करवा रहा हूँ, इसका मतलब है वो इंट्रा मैच की बात कर रहा है, ठीक है ना, इंट्रा डोमेन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान बाहर तो किसी से बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है बस मेरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान कह रहा है कि जो मेरी बाउंड्री के अंदर, जो मेरी टेरिटरी के अंदर जितने भी सिटीज़ और जितने भी डिवीजन है ना, मैं उन्हीं से ही आपस में मैं खेल कूद के अपना जो है ना टाइम पूरा कर लूँगा, तो फिर जी ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कोई इमेज उठ के ये कहता है कि बस मेरे अंदर जितनी भी डिटेल है मैं उसी को कम ज़्यादा करके कंप्रेशन कर लूँगा, तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा फ्रेम। एक और चीज़ है इंटरनेट और इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? आप दुनिया में बैठे किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने डोमेन से बाहर बात कर रहे हैं, आप कराची से ऑस्ट्रेलिया बात करना चाह रहे हैं, आप कराची से अमेरिका बात करना चाह रहे हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। आप एक बिल्डिंग के अंदर हो, 10-12 कंप्यूटर आपने आपस में जोड़े हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट, क्योंकि आप अपने पैकेट को बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये ठीक है, ये देख लें। इंटर फ्रेम ग्रुप ऑफ फ्रेम्स की बात करता है, इंट्रा फ्रेम इंडिविजुअल फ्रेम्स की बात करता है। इंटर मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दे दी। ये देखें जी, इस दफ़ा ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको काफ़ी हेल्प देगी, सही है ना। ये देखें, अब ये जो इमेजेस देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं, सिर्फ इस बंदे ने कि क्या चेंज हो रहे हैं, बस ये इंट्रा फ्रेम की बात कर, सॉरी इंट्रा फ्रेम के अंदर ये देख रहे हैं हर पिक्चर को ये कैप्चर कर रहा है, पूरी पिक्चर को कैप्चर कर रहा है, इसलिए इसका फ़ाइल साइज़ बड़ा होगा, सही है ना। इसकी रिडक्शन ज़्यादा हो के भी फाइल साइज़ फिर भी इतना ज़्यादा नहीं छोटा होता। जबकि इंटर फ्रेम के अंदर आप इंटर फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये देखें पहली पिक्चर उसने खींची, दूसरी में जहाँ जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसकी खींच के दी। इसके मतलब इसके हैंड सिर्फ मूव कर रहे थे, तो उसने नेक्स्ट पिक्चर ने ये देखा कि यार इसके नंबर ऑफ़ पिक्सल सिर्फ इतने चेंज हुए हैं, बाकी उसने इतने रखे, बाकी रेस्ट ऑफ द पिक्चर वैसी ही चला रही है। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है आपकी इंटर फ्रेम। ओनली द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम्स आर एनकोडेड फॉर ईच ग्रुप ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। विच वन नीड्स मोर प्रोसेसिंग पावर और एंड वाई। इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। एक जो इमेज होता है ना, आप ये कह लें कि एक जो इमेज होता है ना आपका, वो 2 डायमेंशनल होता है, सही ना, 2 डायमेंशन बेस्ड होता है। वो 2 डायमेंशंस क्या होते हैं? वो उसकी रोज़ होते हैं और उसके कॉलम्स होते हैं। और ये रोज़ और कॉलम्स किसके होते हैं? एक पिक्सल के होते हैं। आपका जो इमेज होता है वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स के ऊपर होता है। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो है ना बेसिकली 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशनल से क्या मुराद है? वो रोज़ और कॉलम। ठीक है, इंट्रा फ्रेम जो है ना, वो जो कोड करता है ना, इनकोड करता है, कंप्रेस करता है, वो 2 डायमेंशनली कर रहा होता है, जबकि इंटर फ्रेम जो कंप्रेशन करता है वो 3 डायमेंशनली कर रहा होता है। ठीक है जी, अब मैं ये कहूँ अगर कि जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि इंटर फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने नेबरिंग फ्रेम्स की भी मदद लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है और भी, ठीक है, कंप्यूटर को कैलकुलेशन करके रीड्रॉ करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये इसीलिए मॉडर्न इंटर फ्रेम कोडेक्स के अंदर जो है ना, अब इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम दोनों की फैसिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा जाके इंटर फ्रेम कंप्रेशन लेते हैं ना, तो फिर उसके अंदर इंट्रा और इंटर दोनों की फैसिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, रीज़न आप लोगों को एक और रीज़न था, मुझे अभी याद आ रहा है कि एक और रीज़न ये भी था कि जो है ना इसका फाइल साइज़ क्यों छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना सबसे पहले अपने फ्रेम्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फ्रेम्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो फ्रेम्स की कैलकुलेशन करके फिर जो है ना अपने नए फ्रेम को रीड्रॉ करता है। ठीक है, अब देखें जी, विच वन नीड्स मोर प्रोसेसिंग पावर। ये मैंने इसलिए भी थोड़ा सा रिपीट भी कर दिया ताकि आपको पक्का रहे। डिकोडिंग, बिट रेट और एडिटिंग।
सही, सबसे पहले मैं डिकोडिंग की बात करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे ख्याल एग्जांपल का दिन है, ठीक है। एग्जांपल से आप लोग समझें आज सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। एक बंदा है, वो एक लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ना उसका जो डाटा है ना वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब अगर उसका एक इमेज एट अ टाइम कंप्रेस हो रहा है, लाइक एक इमेज पकड़ता है, उसको कंप्रेस करता है, आगे भेजता है। एक बंदा है, आप यूँ समझ लें, एक बंदा है वो एक असेंबली लाइन में खड़ा हुआ है और उसको कहा जा रहा है भाई तू एक काम ये कर, तू जो है ना कंप्रेस कर डाटा को। अब देखें दो तरीके, या तो वो क्या करे, वो एक इमेज को पकड़े, उसको कंप्रेस करे और आगे भेज दे, दूसरे इमेज को पकड़े, दूसरे इमेज को कंप्रेस करे और आगे भेज दे, इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है ना। या दूसरा तरीका ये है, वो बंच ऑफ फ्रेम्स को पकड़े, ठीक है, उसको कंप्रेस करे और फिर उसको आगे भेज दे, फिर दोबारा बंच ऑफ फ्रेम्स को पकड़े, उसको कंप्रेस करे और फिर वो एक फ्रेम बना के भेज दे आगे, फिर बहुत सारे फ्रेम्स को पकड़े, फिर एक फ्रेम को बनाए उनकी मदद से और फिर आगे भेज दे। अब अगर मैं उस बंदे से ये कहूँ कि भाई आपने जितने फ्रेम्स बना के भेजे हैं, अब आप रिसीविंग एंड पे जाएं, और बल्कि एक रिसीविंग एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है और मैंने उससे कहा कि यार अब जो इस बंदे ने फ्रेम्स भेजे हैं ना, और एट मीन्स ऑन द स्पॉट आप उसको जो है ना रिट्रीव करो। अब कौन सा आसान होगा? वो वाला आसान होगा जिसके अंदर उसने एक फ्रेम भेजा था, उसने फ्रेम खोला, उसने फ्रेम पकड़ा, उसने फ्रेम खोला, उसने कहा हाँ जी एक फ्रेम जो कंप्रेस हुआ था वही एक फ्रेम खोल लिया, फिर दूसरा फ्रेम पकड़ा, अनकम्प्रेस डीकम्प्रेस किया और आगे भेज दिया, तीसरा को डीकम्प्रेस किया और आगे भेज दिया। ये सीन ज़्यादा आसान होगा, ये चक्कर करना ज़्यादा आसान होगा, या फिर वो जो उसने ग्रुप ऑफ फ्रेम्स को पकड़ा, उसकी मदद ली, उसके बाद उसको फ्रेम बनाया और फिर भेजा। उसको तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स की मदद से जो है ना अपने इस फ्रेम को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि उस बंदे को कितना टाइम लगेगा अनरैप करने के लिए, क्योंकि उसको अनरैप से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने के बाद उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी कितना ही फास्टर बंदा क्यों ना रख लो, आप बोलो भाई चल जल्दी भी करो, तब भी उसको कम टाइम उसमें लगेगा, ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिकोडिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर कौन सी लेती है? इंटरफ्रेम लेती है, ठीक है। एडिटिंग की बात करते हैं, जब हम लोग किसी भी वीडियो फाइल की एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास दो चीज़ें, वही वाला रीज़न इसमें भी आएगा कि दो चीज़ें। हम लोगों ने क्या काम किया, अपने वीडियो फाइल की ना स्लाइसेस कर दी, हम लोगों ने अपनी वीडियो फाइल की स्लाइसेस कर दी। जब वीडियो फाइल की स्लाइसेस हो गई तो हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों फ्रेम्स का, सपोज करें, सबसे पहले मैं इंट्रा फ्रेम की बात करता हूँ, ठीक है। इंट्रा फ्रेम में जब मैं एक वीडियो फाइल को लूँगा और मैं उसकी इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रा फ्रेम की मैं बात करूँगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उस वीडियो फाइल की स्लाइसेस कर देगा, और उस हर स्लाइस यानी हर फ्रेम को ये बात पता होगी कि मेरा किसी दूसरे फ्रेम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो हम उसके साथ आसानी के साथ एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है। और या सिंपल आप ये कह लें कि जब वो देख लेगा कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, वो सिंपल उस फ्रेम की स्लाइस को मतलब उस फ्रेम स्लाइस को पकड़ेगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे भेज देगा, ठीक है। जबकि इंटर फ्रेम के अंदर क्या होगा, वो स्लाइस करेगा उस एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करना, स्लाइसेस तो कर लेगा मगर उस एप्लीकेशन को उसको ना उसकी एप्लीकेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेम इसके मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन पिछले वाले फ्रेम से ली गई है और कौन सी इन्फॉर्मेशन अगले वाले फ्रेम से ली गई है, ठीक है। पहले जब वो अनरैप कर रहा होगा ना, उससे पहले उसको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिटिंग इतनी आसानी से नहीं होगी। एडिटिंग में क्या होगा, पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पिछले वाले फ्रेम से मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन ली है, अगले वाले से ली है, और मेरे पास खुद अपनी कितनी है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को रीड्रॉ कर देगा। एक एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूँ डिकोडिंग और एडिटिंग के हवाले से, ये बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। सपोज़ करें आपने एक बंदे को अपने रूम में बुलाया और आपने उससे कहा कि यार मैं तुम्हें डिक्टेट करा रहा हूँ और तुम वो लिखो, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूँ। अब दो तरीके हैं, या तो आप उसको मिसाल के तौर पे वो उर्दू है स्पीकिंग है और आप भी उर्दू स्पीकिंग हो, ठीक है। आपने कहा यार जो मैं बोल रहा हूँ आप एग्जैक्ट वही सिलेबल लिखो। उसने कहा ठीक है सर जी आप बोलें, और आपने लिखवाना शुरू कर दिया जी। वो आराम से वो सुनता जाएगा, बजाय कुछ सोचे समझे बस जो आप बोले जा रहे हैं वो लिखता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद देख लेगा कि अभी प्रोसेसिंग पावर और प्रोसेसिंग टाइम दोनों में कितना लगेगा, ठीक है। आपने उसको एग्जैक्ट आपने बोला भैया ये लिख दो, उसने वो उठा के लिख दिया। अब आपने एक अंग्रेज़ को बुलाया और आपने कहा, और आप खुद
बल्कि आपने एक उर्दू स्पीकिंग को बुलाया और आप अंग्रेज़ हैं, ठीक है, और आपने उसको बुला के इंग्लिश में कहा कि भाई मैं जो जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी, और आप इसको लिखो। आपने कहा ठीक है भाई, अब लिखना उर्दू में उसने, ठीक है। अब आपने उससे बोलते गए तो वो क्या करेगा, वो पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद उसे लिखेगा, मतलब उसको पूरा जुमला आपका सुनना पड़ेगा, उसके बाद उसको जो है ना इस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि आपकी जो मीनिंग है ना वो प्रिजर्व रहे, सही है ना, वो ना चेंज हो जाए। तो ख़ुद देख लें कि अब दोनों में से किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, एक वो जिसको एग्जैक्ट सलेबल आपने बोला उसने उठा के लिख दिया, एक वो जो जिसको पहले पूरा जुमला सुनना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। बेशक आप उसको कितने ज़्यादा पैसे पे करते हैं, बोलें कि भाई तो इतने ज़्यादा ले ले तो अपनी सैलरी 10 गुना ज़्यादा ले लें, मगर उससे ज़्यादा तेज़ लिख लें तो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है कि इंटर फ्रेम कोडेक जो है ना उनको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है इंट्रा फ्रेम के मुकाबले में, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया। बिट रेट का भी हम जिक्र करते हैं, इसको मैंने 3 में डाल दिया जबकि थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो डिकोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया। असल में हम लोग जब भी कंप्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर हम लोग देखते हैं, एक डिकोड करते हुए, ठीक है, और एक एडिटिंग करते हुए, कि भाई हमने क्या क्या कर सकते हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, एक वीडियो फाइल आप बना रहे हो तो आप उसको डिकोड कर रहे हो, ठीक है, डिकोड करोगे। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप उस फाइल के साथ अगर कोई गलती हो गई तो आप उसकी एडिटिंग करो। तो हम लोगों ने इन्हीं 2 चीज़ों में देखना है, जिसमें कम टाइम लगेगा वो यही 2 चीज़ें। अगर कम टाइम लग रहा है तो कंप्रेशन टेक्निक अच्छी है, मगर कोई इमेज क्वालिटी पे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। पता चला एडिटिंग की तो वो 5 फ्रेम उठा ही नहीं पा रहा है, वो मिस कर दिए उसने, तो ऐसा ना हो, ठीक है। बिट रेट बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप अपने पिक्सल के अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है। एक बहुत बड़ी गलती मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं जैसे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि हाँ हम जहाँ पे अपने ही बता देता हूँ एक्सपीरियंस एक, कि लोगों को ये नहीं पता कि इमेज साइज़ में और बिट रेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। वो अक्सर व बेशतर लिख देते हैं कि 1500 किलोबाइट का इमेज साइज़ है, तो जी ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बिट रेट आप बता रहे होते हो। बिट रेट बेसिकली क्या होती है कि जो है ना कि वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप अपने पिक्सल के अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है। आप ये कह लो कि बिट रेट जो है ना बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किस टाइम के हिसाब से आपके पिक्सल्स के अंदर प्लेस हुई हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स अप्लाई करेंगे आप पिक्सल्स के ऊपर, उतना ज़्यादा डेंसर आपका इमेज होगा। आप प्रिंटर की एग्जांपल ले लो, जितना ज़्यादा आपके पेज के ऊपर डॉट्स पर इंच होती है उतनी अच्छी आपका इमेज, उतने अच्छा जो है ना आपका इमेज बनता है। इसी तरीके से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स आपके उस पिक्सल्स के अंदर होंगे तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे। जब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो फिर वो आपका जो पिक्चर है वो भी डेंसर होगी, ठीक है जी। ये देखें जी, कोडिफाइंग एंड डी कोडिफाइंग, और ये मैं बड़ी काम की बात बताने लगा अभी आपको, इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं छेड़ा था। ये देखें जी, कोडिफाइंग, इस बंदे ने कहा ट्री, अल्फाज में बोला, इसके पास गया, इसने इसको डिकोड किया, इसने अपने जहन में एक इमेज बना लिया, जी ये ट्री की बात कर रहा है, इस तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, आप ये देख लें, इसने विजुअलाइज किया, इसने उस पिक्चर को वर्ड्स में डाला और इसने आगे भेज दिया। इसके पास ये वर्ड गया, इसने क्या काम किया, इसने सुना, उसके बाद इसने डिकोड कर लिया इसने ट्री की फॉर्म में, ठीक है। अब देखें जी, अब लोगों को ये होता है, अब मैं अभी बिट रेट का जिक्र हो रहा था, अगर नंबर ऑफ़ बिट्स प्रॉपर ना हो तो आपका इमेज इस तरह का बन जाता है, सही है ना, आपका इमेज इस तरह का बनता है। और अगर आपका बिट रेट प्रॉपर है तो ये देखें इमेज इस तरह का बनता है, समझ गए। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि इस तरह की वीडियो आती है जिस पे जब आपकी स्क्रैचेस आ जाते हैं सीडीज़ पे तो फिर इस तरह के आते हैं, ठीक है ना। तो वो चक्कर है, ठीक है जी। इस लेक्चर को मैंने यहीं तक रखना है क्योंकि फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 भी यहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि लॉसी डाटा क्या है, थोड़े से वो देख लेंगे कि जो है ना जनरल पर्पस टेक्निक्स वगैरह क्या हैं, उसकी स्लाइड्स वगैरह सब बनी हुई हैं। तो यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।